નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં. હું કિન્નરી. મિત્રો, આજકાલની વ્યસ્ત જીવનશૈલીમાં આપણે આપણી તંદુરસ્તીને કેટલીક વાર નજરઅંદાજ કરીએ છીએ, જેના પરિણામે અને ગંભીર બીમારીઓ આપણા શરીરમાં ઘર કરી જાય છે, જેમાં આજકાલ સ્ટ્રોક થવાની સંભાવના વધુ છે. સ્ટ્રોકને કારણે લકવાનો સામનો કરવો પડે છે. જો કે આપણા દેશમાં લકવાને લઈને ઘણી ખોટી માન્યતાઓ પણ છે કે લકવા જેવી બીમારી ક્યારેય ઠીક નથી થતી, પરંતુ આજકાલ નવી ટેકનોલોજી અને નવી સર્જરીઓ દ્વારા લકવા જેવી બીમારીનો ઇલાજ પણ શક્ય છે. પરંતુ પહેલા સમજવું પડશે કે આ સ્ટ્રોક શું છે અને તેના નિદાન અને સારવાર શું છે. ત્યારે આજે સ્ટ્રોક અને તેના નિદાન સાથે જ તેની સારવાર વિશે આપણે સમગ્ર માહિતી આપવા આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે ગાંધીનગર અને અમદાવાદ ખાતે સ્થિત અપોલો હોસ્પિટલના નિષ્ણાત ડોક્ટર મુકેશ શર્મા. ડોક્ટર મુકેશ અપોલો હોસ્પિટલમાં એક ઇન્ટરવેન્શનલ ન્યુરોલોजिस्ट સાથે स्ट्रोक स्पेशलिस्ट तरीके की फर्ज बजावे छे. डॉक्टर मुकेश, स्वागत है आपका संदेश न्यूज में. नमस्ते संदेश के दर्शकों. डॉक्टर मुकेश, स्ट्रोक की यहाँ पे बात कर रहे हैं. सबसे पहले जानना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे स्ट्रोक क्या है. स्ट्रोक मतलब लकवा, गुजराती में हम लकवा बोलते हैं. ये एक ब्रेन की बीमारी है. आपको पहले बता दूं, ब्रेन में डिफरेंट एरियाज होते हैं जो हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन करते हैं, और इसमें जो मैक्सिमम एरिया है वो हमारे हाथ और पैर को कंट्रोल करता है. हमारा जो राइट साइड का ब्रेन है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है. तो कंटिन्यूसली इन एरियाज़ को वर्क करने के लिए ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है. तो लकवा तब होता है जब ब्रेन के किसी पार्ट की ब्लड सप्लाई में अवरोध आ जाए, तो वो एरिया इमीडिएटली काम करना बंद कर देता है. मोस्टली ये एक साइड के पैरालिसिस मतलब लकवे की तरह प्रेजेंट करता है. बिल्कुल, स्ट्रोक के बारे में तो आपने बताया, लेकिन स्ट्रोक के कितने प्रकार होते हैं ये जानना चाहेंगे आपसे. मैंने आपको बताया कि लकवा ब्रेन के किसी एरिया की ब्लड सप्लाई में अवरोध होने की वजह से होता है. ये दो प्रकार के होते हैं, दो वजह से हो सकता है. एक तो जो ब्लड वेसल्स, जो लोहीनी धमनी ब्रेन के एरिया को ब्लड सप्लाई कर रही है, उसमें अवरोध आ जाए, या क्लोट, जो यूजुअली क्लोट फॉर्मेशन की वजह से होता है. ये क्लोट फॉर्मेशन जो है वो धमनी के अंदर हो सकता है, या फिर जहाँ से ब्लड निकलता है मतलब हार्ट में फॉर्म होकर वहाँ से निकलकर वो क्लोट ब्रेन की छोटी ब्लड वेसल्स को बंद कर देता है, जिसको हम इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं. दूसरी जो प्रकार है वो ब्रेन की नली फटना मतलब ब्रेन हैमरेज होना. तो दो टाइप के हुए, वन इस्केमिक स्ट्रोक और सेकंड हैमरेजिक स्ट्रोक. अराउंड 85% टाइम लकवा जो होता है वो खून की नली में अवरोध, क्लोट बनने से बंद होने की वजह से होता है, और 15% टाइम वो ब्रेन में हैमरेज होने की वजह से होता है. बिल्कुल, स्ट्रोकना प्रकार विषय तो आपने डॉक्टर मुकेश पासेथी जाण्યું, परंतु आपने पण स्ट्रोकने लगती कोई समस्याने लईने कोई प्रश्न छे, कोई समस्या छे, तो आप पण अपना प्रश्न पूछी शको छो. तेना माटे आपना टीवी स्क्रीन पर देखाता नंबर पर आप कॉल करी शको छो. चर्चा ने आगे बढ़ाइए तो डॉक्टर मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे स्ट्रोक के लक्षण क्या है. जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन के डिफरेंट एरिया हैं, वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं. तो और ये ब्लड सप्लाई में अवरोध होने की वजह से होता है. तो जैसे ही ब्लड सप्लाई में अवरोध आता है वो एरिया काम करना बंद कर देता है. बिल्कुल सर, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी. हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, भरत भाई. जी भरत भाई, आपनो प्रश्न जणावो. અમારે છે ને, મેં 10 વર્ષ પહેલા બ્રેન ટ્યુમરની સર્જરી કરાવી હતી. અત્યારે નોર્મલ છે આમ બધું, પણ છેલ્લા 1 મહિનાથી અમારે આમ ચક્કર ને છે જોલું લાગે છે. એટલે એની કઈ ફરીથી ઇફેક્ટ થાય ખરી સ્ટ્રોકની? ना, ये स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और चक्कर आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. आप अपने नियर बाई फिजिशियन से कंसल्ट करिए, क्योंकि चक्कर के बहुत सारे कारण होते हैं, और वो किस वजह से आ रहे हैं वो एग्जामिनेशन करने के बाद ही पता लगेंगे. जी सर, आप लक्षण के बारे में बता रहे थे स्ट्रोक के लिए. हाँ, स्ट्रोक का जो मैंने आपको बताया कि ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से जैसे ही वो एरिया काम करना बंद कर देता है, तो सडनली आपको हाथ और पैर की वीकनेस आ सकती है. आपको मुंह का लकवा हो सकता है. सडनली आपका विजन जा सकता है, यदि विजन एक की एरिया की ब्लड सप्लाई बंद हुई है. सडनली इम्बैलेंस, आपको बैलेंस की तकलीफ हो सकती है. सडनली आपको डबल दिख सकते हैं.
जी। आपको स्पीच बोलने में तकलीफ आ सकती है जी। यदि आपका बोलने का एरिया अफेक्ट हुआ है। मैं आप में इन सब में सडन बोल रहा हूँ, सडन मतलब अचानक। तो जी। जैसे ही ब्लड सप्लाई अचानक बंद होती है, ये अचानक विद इन सेकेंड आपको ये सब चीज़ें मरीज को हो सकता है 1 सेकंड के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, आपनो प्रश्न जણાવો। હેલો, जी, आपनो प्रश्न जણાવશો। અરે બેબી સીપી પેશન્ટ છે, ઓલરેડી એક્ટિવ છે, ખાલી ચાલવાની તકલીફ છે, એના માટેનું સોલ્યુશન ખરું? हाँ, सॉल्यूशन है ना। अभी चलने की जो तकलीफ है वो किस वजह से हुई है, वो पार्किंसन है या स्ट्रोक की वजह से हुई है या पैर में घुटने की तकलीफ से है या रीढ़ नी हड्डी में कोई तकलीफ की वजह से है, वो तो एग्जामिनेशन करने के बाद ही पता लगेगा कि बीपी अकेला चलने की तकलीफ नहीं कर सकता। जी, डॉक्टर मुकेश, यहाँ पे हमने जिस प्रकार लक्षण की बात की है, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि स्ट्रोक के लिए रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो क्या रहते हैं? रिस्क फैक्टर जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है वो ब्लड प्रेशर है। यदि किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर है या वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसको 4 टाइम ज़्यादा रिस्क है देन जनरल पब्लिक। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो डायबिटीज़ है। तीसरा जो रिस्क फैक्टर है वो हार्ट की बीमारी पर्टिकुलरली हार्ट बीट की प्रॉब्लम, जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। ये 3 मेजर रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा यदि किसी पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, यदि किसी पेशेंट की ओबेसिटी ज़्यादा है या कोई पेशेंट स्मोकिंग करता है या सेडेंट्री लाइफ जीता है, ये सारे रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से मरीज को लकवा हो सकता है। बिल्कुल, और ये रिस्क फैक्टर्स जो है उनको कम कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, यदि कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर का मरीज है तो उसको रेगुलर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेनी चाहिए, रेगुलर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड ब्लड के टेस्ट कराने चाहिए और कंटिन्यू वो मेडिसिन उपयोग में लेनी चाहिए। दूसरा, जिसको डायबिटीज़ है मतलब एक गोली लेने से डायबिटीज़ ठीक नहीं होता है। उसका मेन जो उद्देश्य है वो नॉर्मल रेंज में ब्लड शुगर को मेंटेन रखना होता है। तो उसके लिए उसको लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए डायबिटीज़ से रिलेटेड। हाई शुगर की डाइट्स नहीं खानी चाहिए, रेगुलरली ब्लड से शुगर से रिलेटेड टेस्ट करवाने चाहिए और कंटिन्यूसली जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स है उनका उपयोग करना चाहिए। स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए भी और स्ट्रोक के लिए भी। जी, सर, यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर है किरीट भाई, आपनो प्रश्न जણાવશો। हाँ, मारो प्रश्न एवो छे के 1.5 वर्ष पहला મને સ્ટ્રોક લાગ્યો હતો। મગજનો સ્ટ્રોક લાગે તો પગની ઉપર ઇન્ફેક્શન થયું છે, એની ચાલવામાં પ્રોબ્લેમ રહે છે। जी सर। हाँ, चलने में आपको ये लकवे की ये सबसे बड़ी बात है कि मरीज को एक बार लकवा हो जाता है और टाइम से उसका इलाज नहीं किया जाए तो वो हैंडीकेप रह के ही अपनी ज़िंदगी कंटिन्यूसली बिताता है। मोस्टली जो रिकवरी होती है लकवे में वो पहले 3 से 6 महीने में होती है, उसके बाद में वो रिकवरी की स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो कुछ एड हैं जो मोस्टली लकवे के बाद में स्टिफनेस की वजह से चलना कम होता है। तो स्टिफनेस के लिए कुछ मेडिसिन आती है जो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, उसको ऐड करने पर आपके ट्रीटमेंट में आपकी चलने में थोड़ी सुविधा हो सकती है। जी, यहाँ पे डॉक्टर मुकेश, एक सवाल ये हो रहा है कि कोई भी मरीज आपके पास आता है तो उसको स्ट्रोक है, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रोक 2 प्रकार का होता है, एक इस्केमिक स्ट्रोक और एक हेमरेजिक स्ट्रोक। तो उसको देखने के लिए ब्रेन की सीटी स्कैन और एमआरआई की जाती है, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि पेशेंट को जो लकवा हुआ है वो ब्रेन हेमरेज की वजह से हुआ है या ब्लड वेसल की ब्लॉकेज की वजह से हुआ है। तो हम पहले सीटी स्कैन और एमआरआई कराते हैं, उसके साथ में ब्लड वेसल्स की जांच कराते हैं जिसको सीटी एंजियोग्राफी और एमआर एंजियोग्राफी कहते हैं, जिससे ये पता लगता है कि वेसल्स में ब्लॉकेज आया है या वेसल्स फटी है। तो आपको इमीडिएटली ऐसी जगह पर पहुंचना चाहिए लकवा होने के बाद में जहां पर इन सुविधाओं की ये सुविधाएं अवेलेबल हों।
बिल्कुल, और एक सवाल ये भी है कि क्या स्ट्रोक जानलेवा हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे? बिल्कुल हो सकता है। अभी जो न्यूअर टेक्नोलॉजी के ट्रीटमेंट से पहले यदि मान लो 100 लोगों को स्ट्रोक होता था तो अराउंड 25% जो पेशेंट थे वो विद इन अ मंथ उनकी डेथ हो जाती थी। ओके, पर अभी न्यूअर टेक्नोलॉजी के ट्रीटमेंट के बाद में और इमीडिएटली सारवार हो जाए तो मरीज का जो ब्रेन में डैमेज है उसको कम किया जा सकता है और उसके पैरालिसिस को भी कम किया जा सकता है। और यदि हम जो न्यूअर टेक्नोलॉजी की भी हम बात करेंगे अभी, वो टाइमली मिल जाए तो मरीज लकवे से बिल्कुल ठीक भी हो सकता है। बिल्कुल, और डॉक्टर मुकेश, अगर कोई मरीज आपके पास आता है, उसका स्ट्रोक का डायग्नोसिस किया जाता है, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है आगे? पहले हम बात करेंगे इस्केमिक स्ट्रोक, मतलब क्लोट बनने से ब्लड वेसल्स बंद बिल्कुल हुई सर, है। यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एक कॉलर है, सुबोध भाई। सुबोध भाई, अपनी समस्या जણાવો। અચ્છા અરે ડાયાબિટીસ છે जी, અને પગના તળિયાની મય આગળ બહુ દુખે છે, પગના તળિયા જ ખાલી દુખે છે। ડાયાબિટીસ છે તમે? ડાયાબિટીસ પ્રમાણે થાય છે। ડાયાબિટીસ છે અને પગના તળિયે ખરું ને રાત્રે બહુ દુખે છે। हाँ, तो डायबिटीज प्रमाणे तुम्हारे डायबिटीज की वजह से स्नायु में इफेक्ट हो रहा है। आप अपना डायबिटीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए, शुगर को मेंटेन रखिए और जो तलवा जल रहा है उसकी मेडिसिन आती है 2-3 प्रकार की, वो अपने डायबिटिक के डॉक्टर से लिखवा सकते हैं। उसमें आपको जो जलन हो रही है, झंझनाहट हो रही है, उसमें आराम आएगा। जी सर, आप ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे हाँ, थे। तो मैं अब बात कर रहा था कि ब्लड वेसल्स के ब्लॉकेज हो जाता है। यदि उस ब्लॉकेज को टाइम रहते वापस खोल दिया जाए तो मरीज का लकवा ठीक हो सकता है। तो इसके लिए 2 तरह की ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ये टाइम डिपेंडेंट है। पहला, जो क्लोट बना है उसको डिसॉल्व करने की मेडिसिन आती है जो हम 4.5 घंटे तक दे सकते हैं। मतलब लकवा होने के 4.5 घंटे तक ये क्लोट डिसॉल्विंग मेडिसिन दी जा सकती है। दूसरा मेथड है जो कैथलेब के अंदर जो हमारे पैर की वेसल्स है, जो पैर की धमनी है, उससे हम ब्रेन की वेसल्स में जाते हैं और उस क्लोट को पाइप, बहुत पतले पतले पाइप होते हैं और वायर होते हैं और स्टेंट होता है, उससे उसको ब्रेन की वेसल से निकाल दिया जाता है, जिसको हम थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं। ये मोस्ट ऑफ मरीज में बड़ी वेसल्स के अंदर करीब करीब 6 आवर्स तक किया जा सकता है और कुछ मरीज में 24 घंटे तक इस विधि से क्लोट को रिमूव किया जा सकता है। बिल्कुल, थ्रोम्बोक्टोमी का आपने उल्लेख किया है यहाँ पे। थ्रोम्बोक्टोमी के बारे में तो हम जानेंगे आगे, लेकिन थ्रोम्बोलाइसिस के बारे में जानना चाहेंगे आपसे सर। इंग्लिश में या हमारी लैंग्वेज में जो क्लोट, लोई का थक्का है, उसको थ्रोम्बस बोलते हैं और उसको डिसॉल्व करने का जो मेथड है उसको लाइसिस बोलते हैं, इसलिए ये नाम बोला गया थ्रोम्बोलाइसिस। सो थ्रोम्बोलाइसिस मीन्स क्लोट को डिसॉल्व करना और ये मेडिसिन से किया जा सकता है। अभी लास्ट 25 ईयर से हमारे पास में 2 मेडिसिन अवेलेबल है। एक का नाम है टेनेक्टाप्लेस और दूसरे का नाम है टीपीए, जो 4.5 घंटे तक दी जा सकती है। 4.5 घंटे बाद में यदि वो क्लोट डिसॉल्विंग मेडिसिन दे तो उसे हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ब्रेन के अंदर, इसलिए वो नहीं दिया जा सकता। तो 4.5 घंटे तक थ्रोम्बोलाइसिस किया जा सकता है और सपोज किसी मरीज को आधे घंटे में थ्रोम्बोलाइसिस का ट्रीटमेंट मिले, उसमें ज़्यादा चांसेस हैं उसको पैरालिसिस से रिकवरी के कंपेरेटिवली जो 4 या 4.5 घंटे पे किया जाए। तो टाइम इज़ ब्रेन। जैसे ही लकवा हो आप ऐसे हॉस्पिटल में पहुँचे जहाँ पर सीटी स्कैन और एमआरआई अवेलेबल हो, जिससे उसका डायग्नोसिस हो सके और इमीडिएटली आपको थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन टेनेक्टाप्लेस और ટીપીએ मिल सके। આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ બ્રેન સ્ટ્રોક અને તેની સારવાર વિશે। ત્યારે અહીંયા સવાલ એ થઈ રહ્યો છે, ડોક્ટર મુકેશ આપણી સાથે છે। डॉक्टर मुकेश, ये जानना चाहेंगे थ्रोम्बोक्टोमी क्या है? आपने आगे इसका उल्लेख किया है। थ्रोम्बेक्टोमी मतलब जो क्लॉट जिसकी वजह से ब्लड वेसल बंद हुई है उसको वहाँ से बॉडी से बाहर निकालना। ये एक प्रकार का ट्रीटमेंट है लकवे का जो 24 आवर्स तक किया जा सकता है। हम पैर की नली से ब्रेन की नली के अंदर वायर
कैथेटर और स्टेंट के द्वारा पहुंचते हैं और उसको एस्पिरेट कर मतलब सक करके उस थ्रोम्बस को वहाँ से निकाल देते हैं। इसको थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं। तो जैसे ही इस क्लॉट को बाहर निकाला जाता है, ब्रेन की ब्लड सप्लाई ओपन हो जाती है और जो एरिया की को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है उसको इमीडिएटली ब्लड सप्लाई मिलने लग जाता है। लेकिन ये सब हम 6 घंटे तक ऑलमोस्ट सब मरीज में कर सकते हैं जिसकी ब्रेन की बड़ी वेसल्स और मीडियम साइज वेसल्स में ब्लॉक हुआ है। कुछ मरीज में ये 24 आवर्स तक किया जा सकता है। इसके लिए हमें स्पेशल सीटी स्कैन और एमआरआई कराना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि ब्रेन का कितना एरिया अभी डैमेज होना ड्यू है। यदि वो ब्रेन का टोटल एरिया डैमेज हो जाता है तो उस मरीज में ये प्रोसेस नहीं किया जाता। पर जिस मरीज में उन मेथड से हमें पता लगता है कि काफ़ी एरिया अभी भी बचा हुआ है तो उनकी वो ब्लड वेसल्स हम 24 आवर्स तक थ्रोम्बेक्टोमी प्रोसीजर के द्वारा खोल सकते हैं जी। और ये थ्रोम्बेक्टोमी जब से हम करने लगे हैं और डाटा बताते हैं कि जिस मरीज को थ्रोम्बेक्टोमी का ट्रीटमेंट मिलता है लकवे के, वो आउट ऑफ एवरी 3rd मरीज उसमें रिकवर कर जाता है। बिल्कुल डॉक्टर मुकेश, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे टीआईए क्या है? जैसे माइनर हार्ट अटैक होता है वैसे ही कुछ मरीज में माइनर स्ट्रोक होता है। उसमें लकवा मरीज को होता है और 1 घंटे के अंदर वो लकवा ठीक हो जाता है। उसके कुछ कारण हैं कि हमारी बॉडी के अंदर भी जो टीपीए है, मतलब जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स बनते हैं, वो उस क्लॉट को डिसॉल्व कर देते हैं और ब्लड सप्लाई रीस्टोर हो जाती है। पर कुछ मरीज में कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं होता, उसमें 90% 95% ब्लॉकेज होता है। तो उसमें कंप्लीट रिकवरी हो जाती है क्योंकि ब्लड सप्लाई रीस्टोर हो जाती है। तो ऐसे मरीज में वापस स्ट्रोक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जैसे माइनर हार्ट अटैक होने के बाद में बड़ा अटैक आने की संभावना होती है, वैसे ही माइनर स्ट्रोक के बाद में बड़ा स्ट्रोक आने की सत्यता ज़्यादा होती है। तो आप इसको नेग्लेक्ट ना करें, आप अपने न्यूरोफिजिशियन से इमीडिएटली कांटेक्ट करें और उसके होने की वजह जानने की कोशिश करें और इमीडिएटली ट्रीटमेंट लें, जिससे आपको टीआईए से बड़ा स्ट्रोक होने से बचा जा सके। बिल्कुल डॉक्टर मुकेश, यहाँ पे अगर ब्रेन हेमरेज वर्ड की बात करें तो ये वर्ड जो है लोगों के दिलों में टेंशन पैदा कर देता है। ब्रेन हेमरेजिक क्या है ये जानना चाहेंगे आपसे। ये स्ट्रोक का दूसरा टाइप है जिसमें ब्रेन की ब्लड वेसल्स में ब्रीच फट जाती है और जैसे अपने सड़क पे जाते कई बार देखा कि पाइप फटा हुआ है, उसमें से जैसे पानी निकलता है वैसे ही ब्लड निकलता है और वो ब्लड ब्रेन के टिश्यू में जाके उस टिश्यू को डैमेज कर देता है। इसको हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। इसका मोस्ट कॉमन कारण है वो हाई ब्लड प्रेशर का होना। तो जिनको ब्रेन हेमरेज होता है अराउंड 100 में से 75% 80% है वो ब्लड प्रेशर अचानक ज़्यादा होने की वजह से होता है। तो आप रेगुलर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लीजिए और रेगुलर ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करिए। दूसरा जो कारण है इसमें ब्रेन वेसल्स के अंदर फुग्गा बन जाता है, बलूनिंग हो जाती है, जिसके फटने की वजह से एक टाइप का ब्रेन हेमरेज होता है जिसको सबरेक्नल हेमरेज बोलते हैं। और इसका ट्रीटमेंट 2 तरह का होता है। एक बिना ब्रेन को ओपन किए आजकल न्यू पद्धति से हम जो पैर की नली है उसके द्वारा उस फुग्गे में जाते हैं, उसको फुग्गे को भर देते हैं जिसको कोइलिंग बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो ओपन करके सर्जन उसको क्लिप लगा देता है, उसके मुंह को बंद कर देता है, उसको क्लिपिंग बोलते हैं। बिल्कुल डॉक्टर मुकेश, यहाँ पे हमारे दर्शकों को आप बताएं कि स्ट्रोक से बचने के लिए क्या करना चाहेंगे, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे उनको? मैसेज में ये देना चाहूँगा कि आप एक शब्द याद रखें, ओके, फेस। उसके अंदर उससे आप लकवा अपने और अपने पड़ोसी को इमीडिएटली उसका डायग्नोसिस कर सकते हो। फेस मतलब एफ रिलेटेड टू फेस, यदि किसी को फेस पे पैरालिसिस हुआ है मतलब उसको लकवा हुआ है। ए फॉर आर्म, यदि किसी पेशेंट को आर्म ड्रिफ्ट हो रही है या आर्म में वीकनेस हुई है इसका मतलब उसको लकवा हुआ है। एस रिलेटेड टू स्पीच, मतलब उसके यदि किसी पेशेंट को अचानक बोलने में तकलीफ आ रही है मतलब उसको लकवा हुआ है। टी स्टैंड फॉर टाइम, तो मरीज को यदि टाइमली सारवार मिल जाए
तो मरीज इन लक्षण से इम्प्रूव हो सकता है, तो आप ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचिए जहां सीटी स्कैन एमआरआई सुविधा अवेलेबल हो, जहां पर न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, जिससे इमीडिएटली सारवार मिल सके और पेशेंट उससे इम्प्रूव हो सके। जी बिल्कुल। डॉक्टर मुकेश, आप हमारे साथ संदेश न्यूज के स्टूडियो पे जुड़े और स्ट्रोक के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो दर्शक मित्रों, हमारी विशेष रजूआत में हाल बस आटलू ज। मने रजा आपशो। नमस्कार।